क्लास 12। आज इस क्लास में हम बर्नौली थ्योरम पे जो बेस्ड हमारा एक्सरसाइज है 13.5 उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्या कह रहा है कि अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स। एक बैग है और उसमें कितने बॉल्स हैं भाई? 10 बॉल्स हैं। ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट्स 0 to 9। हर बॉल पे 0 से लेकर 9 के बीच में कोई ना कोई नंबर मार्क किया हुआ है। या तो वो 0 हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, अगर उन 10 बॉल्स में से 4 बॉल को ड्रॉ किया गया है सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, उसमें रिप्लेस भी किया गया है फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। कि जो हमने 4 बॉल चूज किया है, ड्रॉ किया है, उन चारों बॉल में से एक पे भी 0 मार्क नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले सक्सेस हम किसको मानेंगे भाई? इसमें सक्सेस किसको मानेंगे कि जो बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं उस पे 0 मार्क हो, 0 मार्क ऑन द बॉल, ये हमारा सक्सेस है कि जो बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं उस पे 0 मार्क है। ठीक है, तो अगर हम इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहें तो प्रोबेबिलिटी यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से 9 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो 0 से 9 के बीच टोटल हमारे कितने हैं? 10 डिजिट्स हैं। तो उसमें से 0 तो हमारे पास एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब q निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? p में 1 में से p को माइनस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस p, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10, ये आ जाएगा 9/10। ठीक है, तो हमें अब चाहिए क्या कि हमने टोटल कितने बॉल्स ड्रॉ किए हैं? 4। ठीक है ना, देख लें भाई हमने कितने बॉल्स ड्रॉ किए? 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे n = 4 हो गया और हमें चाहिए क्या कि नन ऑफ द बॉल्स, एक भी बॉल पे 0 मार्क नहीं होना चाहिए। इसका मतलब r = 0 है। अब हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाएं। PR = NCR into failure to the power n minus r into success to the power r। तो ये हो जाएगा 4C0 into failure है हमारा 9/10, तो 9/10 to the power n minus r, यानी कि 4 - 0 into p to the power r। p है हमारा 1/10 to the power r, यानी कि 0। ये हो गया NC0 यानी कि 4C0 की वैल्यू 1 into 9/10 होल पावर 4 - 0 का मतलब 4 into 1/10 की पावर 0 है, किसी की पावर 0 का मतलब 1 हुआ, तो ये 1 हो गया। ये आ गया भाई हमारा 9/10 की पावर 4। प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r = 0। आंसर। ठीक है, देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। चलो, इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। ट्रू फॉल्स टाइप के 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 20। Suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question। जो स्टूडेंट है वो पॉइंट टॉस करके अपने आंसर को डिटरमाइन करता है। इफ द कॉइन फॉल्स हेड्स, अगर मतलब कॉइन में हेड आता है तो ही आंसर्स ट्रू, वो मतलब सही आंसर लिखता है। और अगर
टेल आता है तो फिर वो गलत आंसर लिखता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कम से कम 12 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट बताए। ठीक है, एक्स यानी कि जो हमारा सक्सेस है वो हम किसको मानेंगे भाई कि स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली। ठीक है, जो हमारा सक्सेस होगा वो क्या होगा भाई कि कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट किए। क्लियर? तो अब हमें निकालना क्या है कि कम से कम वो 12 क्वेश्चन उससे सही होने चाहिए। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए आर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 का। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 12? मतलब या तो वो 12 क्वेश्चन सही बताए या फिर 12 से ज्यादा बताए। 12 से ज्यादा में तो कुछ भी हो सकता है, वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 20 से ऊपर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टोटल ही 20 क्वेश्चन है। तो जब टोटल 20 क्वेश्चन तो वो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ही सही बता सकता है। ठीक है, लेकिन जो कम से कम है वो 12 तो होने चाहिए। ठीक ना? तो अब P की वैल्यू अगर निकालें, P मतलब सक्सेस, ट्रू। तो ट्रू आंसर वो कब देगा भाई? ट्रू आंसर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तब देगा जब वो कॉइन को टॉस करे और उसमें हेड आ जाए। तो किसी भी कॉइन को अगर हम टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी कि P इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और Q इज इक्वल टू भी हमारा 1/2 हो जाएगा। क्योंकि ये 1/2 जो है हमारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी है और हेड आएगा तभी वो ट्रू आंसर देगा, करेक्ट आंसर देगा। और अगर टेल आता है तो वो इनकरेक्ट आंसर देगा। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, अब इसमें n इज इक्वल टू कितना है भाई? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 20 हैं और अब r की जो वैल्यू है वो या तो 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सब के सब हो सकते हैं। इसका मतलब हम अगर यहाँ निकालें प्रोबेबिलिटी r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r इज इक्वल टू 12 प्लस प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r इज इक्वल टू 30 प्लस प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r इज इक्वल टू 40 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई? r इज इक्वल टू 12 करेस्पॉन्डिंग का प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये हो जाएगा 20c12 इनटू फेलियर। तो फेलियर और सक्सेस दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली लाइकली है। तो 1/2 की पावर n माइनस r, n कितना है 20, r है 12, तो ये हो जाएगा 8 इनटू फिर से सक्सेस टू द पावर r यानी कि 12। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ करेस्पॉन्डिंग टू r इक्वल्स टू 13, तो ये हो जाएगा 20c13 इनटू 1/2 के पावर n माइनस r यानी कि 7, 20 माइनस 13 इनटू 1/2 के पावर r यानी कि 30 प्लस डॉट 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 अप टू प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 20c20 इनटू 1/2 के पावर n माइनस r यानी कि 20 माइनस 20 ये हो जाएगा 0 और इनटू 1/2 के पावर r यानी कि 20। ठीक है, अब इसमें देखो सब में हमारा 20c12 देखो 1/2 के पावर 8 और 1/2 के पावर 12, ये हो जाएगा 1/2 के पावर 20, 1/2 के पावर 20 प्लस 20c13, अब 1/2 के पावर 7 इंटू 1/2 के पावर 13, ये भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, पावर विल गेट एडेड। तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 20 प्लस अप टू 20c20, ये तो पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा और ये 1/2 की पावर 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 1/2 पावर 20 को कॉमन ले रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा भाई? 20c12 प्लस 20c13 अप टू 20c20 आंसर।
ठीक है, क्लियर? देख लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्या कह रहा है कि सपोज x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 6,1/2। अब इसका क्या मतलब होता है देखो, ये सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का तरीका है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इन जनरल ऐसे लिखा जाता है bn, p। यहाँ पे n जो है वो हमारा फर्स्ट में n लिखा होता है, फिर सेकंड में p लिखा होता है। तो n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और p है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसमें अगर हम इसको कंपेयर कराएं तो n की वैल्यू तो हमारी 6 हो जाएगी और p की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब जैसे ही सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, वैसे ही फेलियर की प्रोबेबिलिटी में निकाल सकते हैं 1 - p से, यानी कि 1 - 1/2, तो q की वैल्यू भी 1/2 आ गई। इसका मतलब सिर्फ इतना देके हम n की वैल्यू बता सकते हैं, p की वैल्यू बता सकते हैं और q की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शो दैट x = 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। x = 3 जो है, x = 3 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, ये हमें शो करना है। अब बात आती है कि x = 3 तो ठीक है, और क्या क्या x हो सकते हैं हमारे। तो देखो चूंकि हमारे पास 6 टोटल हैं, तो जो है हमारे जो नंबर्स होंगे वो 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। अब उसमें से हमें बताना है कि जो x = 3 है वो मोस्ट लाइकली है, और मोस्ट लाइकली कब प्रूफ होगा, जब x = 3 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो बाकी सब प्रोबेबिलिटी में से सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे x जैसे दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होता है, NCR या फिर NCX फेलियर q टू द पावर n - x इंटू सक्सेस टू द पावर x। क्लियर? अब इसमें जो n की वैल्यू है वो हमारी कितनी है भाई, 6 है, 6cx। ठीक है, इंटू q की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 की पावर n - x, इसका मतलब 6 - x इंटू सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2 है, तो 1/2 की पावर x रखते हैं। ये हो गया भाई 6cx इंटू 1/2 के पावर, अब देखो 6 - x और ये प्लस x ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, 1/2 है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो -x + x कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये आ गया हमारा 6cx इंटू 1/2 के पावर 6। ठीक है, अब हमें इसमें बताया है कि x = 3 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो मोस्ट लाइकली है, इसका मतलब उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ इस x पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट्स हैं। चाहे तुम x = 1 के केस में निकालो, 2 के केस में निकालो, 3 के केस में निकालो, ये 1/2 पावर 6 तो 1/2 पावर 6 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किसमें होगा, सिर्फ ये 6cx में चेंज होगा, क्योंकि अगर हमने 1 रखा तो ये 6c1 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6, तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। तो हम सिर्फ ये जो 6cx है उसकी वैल्यू निकालेंगे हर केस में, और जिस केस में सबसे ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम स्टार्ट करें
6C1 से, यानी कि x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, तो 6C1। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने पढ़ा हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कि NCR इज इक्वल टू होता है NCn-R, होता है ना। तो 6C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6C6-1, यानी कि 6C5। तो हम 6C1 इज इक्वल टू 6C5, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है भाई? 6 होती है। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 6C1 इज इक्वल टू 6C5 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब 6C2, अब ये किसके बराबर होगा भाई? 6C4 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब 6C2 की वैल्यू कितनी होती है? 15, ठीक है। तो 6C2 की वैल्यू भी 15 हो गई, 6C4 की वैल्यू भी 15 हो गई, ठीक है। अब 6C3 की वैल्यू क्या होगी भाई? n इंटू फैक्टोरियल 6, अगर निकाल के देख रहे हैं हम, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा भाई? 5 इंटू 4 20, ठीक है। तो ध्यान देना कि 6C1 की वैल्यू 6 आई, 6C2 की वैल्यू 15, 6C3 की वैल्यू 20, 6C4 की वैल्यू भी 15, 6C5 की वैल्यू 6, और 6C6 जो होगा 6C6, तो 6C6 जो है वो एक्चुअली कितना हो जाएगा भाई? 1 होगा, क्योंकि NCn की वैल्यू तो 1 होती है, तो 6C6 की वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो देखो भाई, सबके केस की हमने वैल्यू निकाल लिया है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारा 20 है, और 20 कब आया है? 6C3 में। इसका मतलब x की वैल्यू क्या रही होगी? 3 रही होगी, ठीक है। तो अगर हम x की जगह यहाँ पे 3 रखें तो ही हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। बात सुन में आ रहा है? ठीक, देख लो। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस। तो एक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन जो है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग? कि कोई कैंडिडेट जो है 5 में से कम 4, या तो 4 या तो 4 से ज्यादा मतलब सिर्फ 5 ही बचता है, तो या तो चारों सही करे या फिर पूरे के पूरे 5 सही कर दे, सिर्फ गेस करके, ठीक है ना। तो देखो, अब इसमें दिया हुआ है कि टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो n इज इक्वल टू मेरा 5 हो गया। अब हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तीनों ऑप्शन में सही वाला जो ऑप्शन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 1/3, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब 3 ऑप्शन में एक ही करेक्ट है, तो वो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। तो ये जो 1/3 है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई? p की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि p हमारा सक्सेस है। अगर मेरा सही हो गया तो जो सही हुआ वो मेरे एक्चुअली मेरे लिए सक्सेस की तरह काम करेगा, तो इसलिए p इज इक्वल टू 1/3। तो जो फेलियर है q, तो फेलियर किसको बोलेंगे? जो कि मेरा सक्सेस नहीं होगा, यानी कि जो मेरा सही नहीं होगा, जो कि मेरा गलत हो जाएगा। तो गलत क्या होगा भाई? 1 - p, यानी कि 1 - 1/3, ये हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स?
जस्ट बाय गेसिंग। तो 4 और मोर का मतलब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 5। क्लियर? अब बस वैल्यू रखते हैं। तो आर इज इक्वल टू 4 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई? एनसीआर। एनसीआर का मतलब एन है हमारा 5 से 4 इंटू फेलियर की पावर n माइनस आर, मतलब 2/3 की पावर n माइनस आर, यानी कि 5 माइनस 4 इंटू सक्सेस। सक्सेस है 1/3 के पावर में r की वैल्यू है 4। ये हो गया r इक्वल टू 4 की करस्पॉन्डिंग, फिर प्लस अब r इक्वल टू 5 की करस्पॉन्डिंग। ये हो जाएगा 5c5 इंटू फेलियर के पावर यानी कि 2/3 के पावर 5 माइनस 5 n माइनस आर इंटू सक्सेस यानी कि 1/3 की पावर r यानी कि 5 पावर में 5। अब देखो भाई 5 से 4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5 से 1 की वैल्यू बराबर होगी, यानी कि वो 5 हो जाएगा इंटू 2/3 5 माइनस 4 मतलब पावर 1 इंटू 1/3 1 का पावर 4 मतलब तो 1 ही हुआ अपॉन 3 पावर 4 मतलब 81 हुआ। क्लियर? प्लस 5 से 5 का मतलब 1 इंटू 2/3 के पावर 5 माइनस 5 के लिए 0 हो गया, और किसी की भी पावर 0 जो है वो 1 होता है। फिर इंटू 1 के पावर 5 1 अपॉन 3 के पावर 5 जो है वो 243 है। ठीक है? अब हम क्या करें? सिंपल इसको सॉल्व कर दें अगर, तो 5 इंटू 10 अपॉन 243 10 अपॉन 243 प्लस 1 अपॉन 243। ठीक है? ये हो जाएगा हमारा 11 अपॉन 243। ठीक है? देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ते हैं। अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। टोटल 50 लॉटरीज में एक पर्सन लॉटरी का टिकट खरीदता है। इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100। कोई प्राइज जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/100 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज? देखो इसमें 3 पार्ट है। ए में दिया है एटलीस्ट वंस, बी में है एग्जैक्टली वंस, और सी में है एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है? तो देखो इसमें कह रहा है कि अ पर्सन बाइज द लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। तो टोटल 50 लॉटरीज हैं, उनमें से उसे एक मिलता है। तो अगर चलो मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, तो n इज इक्वल टू 50 हो गया कि हमारे पास टोटल 50 लॉटरीज हैं। अब उन 50 लॉटरीज में जो उसके एक प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब वो सक्सेस की बात हो रही है। प्राइज जीतना मतलब मेरे लिए सक्सेस है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी कि p की वैल्यू दी हुई है 1/100। तो जैसे ही p की वैल्यू दी गई तो हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे भाई? 1 माइनस p से, यानी कि 1 माइनस 1/100, और ये हो जाएगा 99/100। q की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज फर्स्ट एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार तो वो प्राइज जीता ही है। ठीक है? तो अगर एक बार जीता है, इसका निकालना है, तो हम इसको दूसरे तरीके से ये निकाल सकते हैं कि पहले हम निकाल लें कि वो एक भी बार ना जीता। हम r इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि उसे एक भी बार
प्राइस नहीं मिला और उसकी प्रोबेबिलिटी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 में से अगर हम माइनस कर दें तो वो मेरा एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी बता देगा। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r इज इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r हमें पता है क्या होता है, NCR इंटू फेलियर टू द पावर n माइनस r इंटू सक्सेस टू द पावर r। प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू NCR यानी कि 50C0 इंटू Q है हमारा 99/100, तो 99/100 की होल पावर 50 माइनस 0 इंटू 1/100 की पावर 0। ठीक है। अब 50C0 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी इंटू 99/100 का होल पावर 50 इंटू, अब इसकी भी पावर में देखो 0 है, तो किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 99/100 का होल पावर 50। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए, मतलब कम से कम 1 तो चाहिए ही, 1 से ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r इज इक्वल टू 0 यानी कि 1 माइनस 99/100 होल पावर 50। ठीक है। तो अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमें सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या है भाई कि एग्जैक्टली वंस, मतलब जो हमें प्राइस मिले, मतलब हमें सिर्फ एग्जैक्टली एक ही बार प्राइस मिलता हो। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही बार प्राइस मिलता हो, यानी कि हमें r इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग निकालना है। ठीक है। अब देखो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि r इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो p r इज इक्वल टू 0 के लिए है 99/100 होल पावर 50, इसको हमने लिख दिया। ठीक, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट एग्जैक्टली वंस, इसका मतलब हमें r इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलो p ऑफ r इज इक्वल टू NCR इंटू q टू द पावर n माइनस r इंटू सक्सेस यानी कि p टू द पावर r। तो p r इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू n की जगह पे क्या है भाई 50, ये हो जाएगा 50C1 इंटू Q है 99/100, तो 99/100 का होल पावर n माइनस r यानी कि 50 माइनस 1 इंटू p है 1/100 और इसका पावर r का मतलब 1। अब 50C1 का मतलब 50 इंटू 99/100 का होल पावर 49 इंटू 1/100। ठीक है। तो ये देखो भाई, ये हो गया 50 इंटू 99 की पावर 49 एंड अपॉन 100 की पावर 49 है, नीचे 100 है, तो ये टोटल हो गया 100 की पावर 50। क्लियर। अब इस चीज को भी यहां हम लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 50 इंटू 99 की पावर 49 होल डिवाइडेड बाई 100 की पावर 50। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू 1 की करस्पॉन्डिंग जो हमारा एग्जैक्टली वंस वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। क्लियर। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो, इसमें लिखा है एटलीस्ट ट्वाइस।
एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब हुआ कि कम से कम 2 से ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे हम क्या करेंगे कि हम 2 से कम वाले को ही निकालते हैं, 2 से ज्यादा वाले को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा में तो हमारे पास 50 है, तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते फिर हमको 50 तक निकालना पड़ेगा, फिर सबको प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा काम है, इसलिए इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि चूंकि हमें कम से कम 2 चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम 2 से कम वाले की प्रोबेबिलिटी निकालें, यानी कि वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को निकालें और इन दोनों को प्लस कर दें, ठीक है। और प्लस करने के बाद जितना आएगा उसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 में से माइनस करेंगे। जैसे ही हम 1 में से माइनस करेंगे तो वो मेरा एटलीस्ट ट्वाइस का प्रोबेबिलिटी दे देगा, ठीक है ना। तो देखो यहीं पे हमें r = 0 की प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी और r = 1 की प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी r > 2 = हो जाएगा, टोटल में से माइनस करेंगे किसको भाई, प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r = 0 प्लस प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r = 1। ये चीज हमारी आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस, अब r = 0 के करेस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो है 99/100 का होल पावर 50 प्लस r = 1 की करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 50 इंटू 99 की पावर 49 अपॉन 100 के पावर 50, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू r > 2। ठीक है, चलो आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो बाकी 5 क्वेश्चंस और बचते हैं इसमें, तो ये बाकी के 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके।